नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है रॉबर्ट डाउनी जूनियर फ्रॉम आयरन बार्स टू आयरन मैन। हाँ, काफी दिलचस्प टाइटल है। बिल्कुल। ये कहानी है हॉलीवुड के एक जाने माने सितारे की जिंदगी की, मतलब उनके उतार चढ़ाव, नशे की लत से उनका संघर्ष। हाँ, और फिर जेल जाना और उसके बाद एक जबरदस्त वापसी। स्रोत सामग्री तो इसे हॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी की कहानियों में से एक कहती है। वाकई। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इस स्क्रिप्ट के तथ्यों और इमोशनल पहलुओं को देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट के अनुसार कोई इंसान इतने अंधेरे से निकलकर अपनी किस्मत बदल सकता है। हाँ, चलिए तो फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बचपन से। 1965 न्यूयॉर्क शहर। एक कलात्मक परिवार था उनका। पिता फिल्म निर्माता, माँ अभिनेत्री। बिल्कुल। माहौल ही ऐसा था कि कैमरे और क्रिएटिविटी से वास्ता बहुत जल्दी पड़ गया। हाँ, कहते हैं 5 साल की उम्र में ही पिता की फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। तो जैसे स्टारडम की राह तो बचपन से ही तय थी। हाँ, ऐसा लगता तो है। लेकिन स्क्रिप्ट यहीं एक कह सकते हैं स्याह पहलू भी सामने रखते हैं वो क्या? कि इसी माहौल में बहुत कम उम्र में ही वो नशे से भी उनका परिचय हो गया। अच्छा, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, और स्रोत में उनका एक बयान भी है जो इस पर रोशनी डालता है। वो कहते हैं, मैं ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां ड्रग्स उपलब्ध थे, इसलिए ये सामान्य लगा, पर ऐसा नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती माहौल आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है ना, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। सही कहा। हाँ, और स्क्रिप्ट जिस तरह उनकी शुरुआती कामयाबियों और अंदरूनी संघर्षों को साथ साथ दिखाती है, वो भी काफी दिलचस्प है। जैसे कि एक तरफ तो चैपलिन जैसी फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला उन्हें। क्रिटिक्स कह रहे थे कि वो अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। वाहवाही तो खूब थी बाहरी दुनिया में। बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर स्क्रिप्ट के हिसाब से उनकी पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। ये वो टैलेंट और पर्सनल ट्रेजेडी का क्लासिक टकराव है जिसे स्रोत उजागर करता है। बिल्कुल। ये बाहरी सफलता और अंदरूनी उथल-पुथल का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो कहानी को और जटिल बना देता है। सही। और फिर स्क्रिप्ट फोकस करती है उस दौर पर जिसे वो उनका सबसे निचला बिंदु कहती है। 90s के आखिर का दौर है ना? हाँ, 90 के दशक का अंत। ये वो वक्त था जब हॉलीवुड का ये चमकता सितारा गलत वजहों से लगातार खबरों में था। ड्रग्स रखने के आरोप में बार बार गिरफ्तारियां। हाँ, कोर्ट की तारीखें चूकना, रिहैब के चक्कर लगाना, और फिर आखिरकार जेल की सजा भी हुई। स्क्रिप्ट बताती है कि ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। ऐसा लगता था मानो करियर और जिंदगी दोनों ही पटरी से उतर चुके थे। स्क्रिप्ट यहाँ एक बेहद मार्मिक और सच कहूं तो विचलित करने वाला कोट पेश करती है जो उनकी उस वक्त की मानसिक हालत बताता है। कौन सा? वो कहते हैं, ऐसा था जैसे मेरे मुंह में शॉटगन थी और मुझे धातु का स्वाद पसंद था। ये तो निराशा की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक दुनिया ने लगभग उन्हें खारिज ही कर दिया था। स्टूडियो काम देने से कतरा रहे थे। उन्हें एक भरोसे के लायक नहीं समझा जाने लगा था। हाँ, ये वाकई किसी के करियर का अंत लग सकता था उस समय। लेकिन यही कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, जैसा स्क्रिप्ट बताती है। जेल की सजा काटने के बाद हाँ, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट ने वाकई बदलने का फैसला किया। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि इस बार रिहैब को उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया। और शायद सबसे अहम बात, स्रोत के अनुसार उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनकी रिकवरी में वाकई विश्वास रखते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है ऐसे में। बिल्कुल। और इनमें सबसे प्रमुख नाम स्क्रिप्ट उनकी भावी पत्नी प्रोड्यूसर सुजान लेविन का लेती है। अच्छा, जिनसे उनकी मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। हाँ, स्क्रिप्ट सुसान को उनके जीवन में एक स्थिर शक्ति के रूप में दिखाती है और रॉबर्ट खुद भी उन्हें अपनी जान बचाने का क्रेडिट देते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। स्क्रिप्ट सिर्फ नशे से दूर होने की बात नहीं करती, बल्कि एक पूरी तरह से काया पलट की बात करती है। अच्छा, मतलब किस तरह का काया पलट? स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने ध्यान, मार्शल आर्ट्स, थेरेपी जैसी चीजों का सहारा लिया। अच्छा, तो ये सिर्फ करियर बचाने की कोशिश नहीं थी? नहीं, ये खुद को फिर से गढ़ने की, अपनी आत्मा को संवारने की यात्रा थी। यहाँ एक और कोट है जो इस बदलाव की गहराई दिखाता है। सुनाइए। एक पल आया जब मुझे एहसास हुआ अगर मैं नहीं बदला तो सब कुछ खो दूंगा, और पहली बार मैं हारना नहीं चाहता था। वाह, ये इच्छा शक्ति, ये एहसास, शायद यही बदलाव का असली बीज था। लगता तो यही है।
इस पूरी आत्मसुधार की प्रक्रिया के बाद स्क्रिप्ट 2005 की फिल्म किस किस बैंग बैंग को एक महत्वपूर्ण कदम बताती है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। ये शायद बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन स्रोत के अनुसार इसने हॉलीवुड और दर्शकों को याद दिलाया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक्टिंग का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। तो एक तरह से वापसी की राह में एक अहम मील का पत्थर कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, जिसने शायद आगे के दरवाजे खोलने में मदद की। और फिर वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसके बिना शायद आज हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। आयरन मैन। आयरन मैन। स्क्रिप्ट बताती है कि 2008 में डायरेक्टर जॉन फेवरो ने एक बड़ा जोखिम उठाया। बहुत बड़ा। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को चुना। और स्क्रिप्ट ये भी याद दिलाती है कि उस वक्त मार्वल आज जैसा पावर हाउस नहीं था। सही बात है। और डाउनी को कास्ट करना तो एक विवादास्पद फैसला माना जा रहा था उस समय। हाँ, यहाँ स्क्रिप्ट फेवरो के एक बयान को कोट करती है जो उनके विश्वास को दिखाता है। वो कहते हैं, टोनी स्टार्क रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। अच्छा। उसका आकर्षण, उसका अहंकार, उसकी भेद्यता, ये सब रॉबर्ट में है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि कैसे फेवरो ने सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक कहानी को कास्ट किया। उन्होंने रॉबर्ट की असल जिंदगी के उतार चढ़ाव और टोनी स्टार्क के किरदार के आर्क में एक समानता देखी। और जब फिल्म रिलीज हुई उसने तो इतिहास रच दिया। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि एक कल्चरल घटना बताती है। ये न सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जबरदस्त वापसी थी, हाँ, बल्कि इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU की नींव भी रखी। मार्वल की फिल्मों का वो विशाल संसार। स्क्रिप्ट इस बात को रेखांकित करती है कि डाउनी ने सिर्फ आयरन मैन का किरदार निभाया नहीं, बल्कि वे भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से आयरन मैन बन गए। ये कैसे? एक ऐसा इंसान जो खुद टूटकर संभला था, वो पर्दे पर लचीलेपन और वापसी का प्रतीक बन गया। स्क्रिप्ट के अनुसार ये किरदार उनकी निजी जीवन की कहानी के साथ इतनी गहराई से जुड़ गया कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो गया। वाह! द एवेंजर से लेकर एंड गेम तक वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहे, बल्कि एक विचार बन गए। हाँ, एक विचार कि मुक्ति संभव है, कि लोग बदल सकते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि वो MCU के दिल की धड़कन बन गए। वाकई ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे एक किरदार और एक एक्टर की जिंदगी इस तरह घुल मिल सकती है। हाँ। स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में उनकी विरासत मतलब लेगेसी पर बात की गई है। अच्छा, क्या कहती है स्क्रिप्ट? स्रोत का कहना है कि आज जब लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम लेते हैं तो जहन में उनकी पुरानी गिरफ्तारियां नहीं आती। हाँ, ये तो है। बल्कि वो इंसान याद आता है जो गिरा, बुरी तरह गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। हाँ, और स्क्रिप्ट उन्हें सिर्फ एक सफल एक्टर के तौर पर नहीं देखती, वो उन्हें रिकवरी, मेंटल हेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब वो अब दूसरों की मदद भी करते हैं। स्रोत बताता है कि वे अब उन लोगों की मदद करते हैं जो नशे की लत से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे खुद उस अंधेरे रास्ते से गुजरे हैं और जानते हैं कि वहां से लौटना कैसा होता है। ये उनके अनुभव को एक नई सार्थकता देता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में उनके एक प्रेरणादायक भाषण का अंश भी शामिल है जो इस बात को पुष्ट करता है। क्या कहते हैं वो? मुझे परवाह नहीं कि आपका अतीत कितना अंधकारमय था, आप अभी भी एक उज्ज्वल भविष्य लिख सकते हैं। बहुत खूब। स्क्रिप्ट के अनुसार यही बात उन्हें असली हीरो बनाती है। वो आयरन मैन का कवच या शोहरत नहीं। हाँ, बल्कि वो अंदरूनी लड़ाई जो उन्होंने लड़ी और जीती। हाँ, ये मानवीय जीत शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस पूरी कहानी का, जैसा कि स्क्रिप्ट में पेश किया गया है, सार क्या निकलता है? स्रोत सामग्री का समापन इस विचार पर होता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी सिर्फ हॉलीवुड या फिल्मों के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? ये असल में मुक्ति यानी रिडेम्पशन की कहानी है। इस बात का प्रमाण कि अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपकी वापसी, आपका फिर से उठ खड़ा होना परिभाषित करता है। सही कहा। स्क्रिप्ट का अंत टोनी स्टार्क के एक संवाद से होता है जो रॉबर्ट की अपनी यात्रा पर भी एकदम सटीक बैठता है। कौन सा संवाद? कभी कभी चलने से पहले आपको दौड़ना पड़ता है। हाँ। शायद इसका मतलब है कि बड़े बदलाव के लिए कभी कभी लीक से हटकर तेज दौड़ लगानी पड़ती है। हो सकता है। और स्रोत सामग्री जिस तरह से अपनी बात खत्म करती है वो भी ध्यान देने लायक है। अच्छा, क्या खास है उसमें? ऐसा लगता है ये मंथन टॉक्स नाम के किसी चैनल के लिए लिखी गई है और वो एक विशिष्ट कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त होती है। कॉल टू एक्शन मतलब? हाँ, वो दर्शकों से रॉबर्ट डाउनी जूनियर की यात्रा से प्रेरणा लेने का आह्वान करती है, ये याद दिलाते हुए कि नायक पैदा नहीं होते, बल्कि उन्हें आग में तपकर बनाया जाता है। बिल्कुल। स्रोत का संदेश है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, आप हमेशा अपना भविष्य फिर से लिख सकते हैं। और क्या कहता है स्रोत?
स्रोत दर्शकों से वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने को कहता है, खासतौर पे ये बताने के लिए कि कहानी का कौन सा पल उन्हें सबसे ज्यादा छू गया। अच्छा। और मंथन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता है, जहां वो सोचने, महसूस करने और प्रतिबिंबित करने वाली कहानियां लाने का वादा करते हैं। तो एक तरह से ये स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। हाँ, स्रोत विश्लेषण में ये बात सामने आई है। स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश है, सवाल पूछते रहें, बढ़ते रहें और मंथन करते रहें। दिलचस्प। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है, समाज में वापसी की इन कहानियों का इतना जबरदस्त आकर्षण क्यों होता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये हमारी सामूहिक आशा का प्रतिबिंब है, या शायद माफ करने की हमारी अंदरूनी इच्छा, या फिर ये सिर्फ एक अच्छी कहानी की अंतर्निहित शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है और बांधे रखती है? शायद इन सब का मिला-जुला असर हो। हाँ, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। नमस्कार, आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है रॉबर्ट डाउनी जूनियर